हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 10th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। 5 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। So friends, let's move to the first article. Cabinet approves setting up of National Land Monetization Corporation as a special purpose vehicle for undertaking surplus land monetization. लैंड मोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब अगर कहे, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जमीनें होती है, ठीक है, अब वो खाली पड़ी होती है, तो खाली पड़े रहने से बढ़िया है कि भाई साहब उसको किसी प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे दिया जाए, सो दैट गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू आते रहे। तो ये तो मैंने लैंड मोनेटाइजेशन की बात कही। उसी प्रकार से आता है आपका एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन में आपका बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो लैंड हो गया, उसमें एक लेट्स से कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर रेलवे लाइंस हो गई, ये सब आपके टोटल गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। अब इन्हीं एसेट्स को अगर प्राइवेट प्लेयर्स को यूज करने के लिए लीज पर दे दी जाती हैं, तो ये हो गया आपका एसेट मोनेटाइजेशन। तो ये दो कंसेप्ट है आपका, एसेट मोनेटाइजेशन एंड लैंड मोनेटाइजेशन। तो अभी फिलहाल लैंड मोनेटाइजेशन के लिए कैबिनेट ने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है। और ये क्या कार्य करेगा, तो जो सरप्लस लैंड मोनेटाइजेशन है गवर्नमेंट के, उसको मोनेटाइज करेगा। बेसिकली सरप्लस लैंड को मोनेटाइज करने का कार्य करेगा, अगर हम आम भाषा में बात करें तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 विल डील विथ इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो आपका NLMC है, यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसको सेटअप किया जाएगा होली ऑन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के रूप में। याद रखना है आपको, फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होगी और इसमें जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 5,000 करोड़ का होगा एंड पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ का होगा। ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, नो नीड टू अंडरस्टैंड, नो नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको याद रखना है कि ये फुल्ली ऑन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। और इसे बेसिकली बजट 2021-2022 में प्रपोज की गई थी, यानी कि अभी जो आपका एक साल पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें इसे प्रपोज की गई थी। एंड जब हम बात करते हैं लैंड मोनेटाइजेशन की, तो मैंने आपको बताया इट इज ए पार्ट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन एक अम्ब्रेला कीवर्ड है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज किया जा सकता है। जैसे आपका मैंने बताया एयरपोर्ट हो सकती हैं या फिर रेलवे लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये सब आपके आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्या फंक्शन होगा। अब इसे बनाई तो जा रही है, लेकिन इसका क्या फंक्शन होगा, तो बेसिकली it will support and undertake monetization of surplus land and non-core assets of central public sector enterprises। यानी कि वैसे CPSE जहां स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर वो CPSE जो बंद हो रही हैं। When we talk about स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अपने जो शेयर है वो मेजोरिटी शेयर से बाहर निकल रही है, यानी कि गवर्नमेंट विल नॉट बी ए मेजोरिटी शेयर होल्डर इन दैट CPSEs। एंड क्लोजर का मतलब ये कि उस कंपनी को ही बंद कर देना। तो जो CPSEs हैं विच आर अंडर गोइंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और क्लोजर, उनके जो आपके सरप्लस लैंड हैं या फिर नॉन कोर एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज करने का काम करेगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपके CPSEs हैं यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, उसको एडवाइज करेगा, सपोर्ट करेगा टू आइडेंटिफाई देयर सरप्लस नॉन कोर एसेट्स। एंड जो भी सरप्लस नॉन कोर एसेट्स होंगी, जाहिर सी बात है उसको मोनेटाइज किया जा सकता है इन ए प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट मैनर, और उससे जो पैसे आएंगे वो बेनिफिट ही करेगा गवर्नमेंट को। एंड इट विल एक्ट एज ए रेपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस है लैंड मोनेटाइजेशन के लिए वो प्रैक्टिसेस लाई जाएंगी, एज वेल एज असिस्ट की जाएगी, टेक्निकल एडवाइस दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, है ना। तो एज ए एडवाइजरी बॉडी का भी ये काम करेंगी। एंड
साथ ही साथ जो भी नेसेसरी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है लैंड मोनेटाइजेशन या फिर एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, वो नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज इस बॉडी के पास होगी, सो दैट प्रोफेशनली मैनेज किए जा सके, मोनेटाइज किए जा सके लैंड एसेट्स को। एंड एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया भी। इसके तहत क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, है ना, जो कोई भी फिलहाल रेवेन्यू नहीं दे रहे होते हैं, ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, तो उसको मोनेटाइज किया जाता है। सिंपली इसके तहत जो भी प्राइवेट पार्टीज हैं उसको एसेसिबिलिटी दे दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट की, और अल्टीमेटली वहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आने लगते हैं। और जाहिर सी बात है जो एसेट मोनेटाइजेशन किया जाता है वो पार्टिकुलर पीरियड के लिए किए जा सकते हैं, और उसके बदले गवर्नमेंट को मनी आती है, रेवेन्यू शेयर आ सकती है, या फिर ये भी कमिटमेंट करवाया जा सकता है पार्टीज को, यानी कि प्राइवेट पार्टीज को, कि भाई साहब ठीक है मैं आपको ये लैंड दे रहा हूँ, लेकिन आप हमसे वादा करो कि आप यहाँ पर 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इस प्रकार से कमिटमेंट भी कराई जाती हैं। तो ये सब आपके एसेट मोनेटाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एसेट मोनेटाइजेशन कार्य करता है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले लो, लेट्स से कि गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग एसेट बेस है, एसेट बेस जैसे लैंड को ही ले लो, ठीक है। अब उसको क्या किया गया, मोनेटाइज कर दिया गया। मोनेटाइज कर दिया गया इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से प्राइवेट पार्टीज को लीज पर दे दी गई और बदले में गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं। अब ये जो पैसे गवर्नमेंट को आएंगे, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तो खर्च करेगी ना। अब गवर्नमेंट खर्च कर सकती है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, या फिर आपके जो भी सोशल प्रोग्राम्स या वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसमें। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में गवर्नमेंट खर्च करती है तो सबसे बेहतर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स या फिर आपके स्कूल्स या फिर आपके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट एंड अदर थिंग्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी में विकास होगा। तो एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है ये जो पैसे आपके आए हैं वाया मोनेटाइजेशन, एंड फिर ये बाद में यही एक एसेट के रूप में बन जाएगा, फिर इसे भी गवर्नमेंट हो सकता है मोनेटाइज कर दे। तो इस प्रकार से ये साइक्लिकल वे में चलती है, ठीक है। तो होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में आपको कंसेप्ट थोड़ा पता होनी चाहिए कि है क्या ये चीज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद हाँ एक बात छूट गई, इससे पहले गवर्नमेंट ने 4 ईयर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनेबल किया था जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी 6 लाख करोड़ की। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द सेकेंड आर्टिकल। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, इसको बेसिकली इस्टेब्लिश किए जाएंगे। थोड़ा सा हम WHO के बेसिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप देख लो, जब हम बात करते हैं WHO की, तो ये आपका यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका जो गठन है आपका 1948 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया ये यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, लेकिन याद रखना है आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंसी नहीं है, प्रिंसिपल एजेंसी तो 6 ही है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। तो होप आपको WHO के बेसिक के बारे में पता चल गया होगा। तो न्यूज क्या है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहाँ पर इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, जामनगर, गुजरात में। और बेसिकली ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो तब की जा रही है जब एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन की गई थी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO के बीच, ठीक है। और याद रखना है ये जो सेंटर इस्टेब्लिश की जाएंगी, इट विल बी फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत होंगी, दैट विल डील विथ ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब। तो एक प्रकार से अगर सिंपल भाषा में कहें तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो इम्पोर्टेंस है उसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया जाएगा वाया दिस सेंटर। और भी बहुत सारे फंक्शंस इस सेंटर के होंगे, बेनिफिट्स इस सेंटर के होंगे, वी विल डिस्कस वन बाय वन। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में देख सकते हो आप, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, तो हेल्थ से एसोसिएटेड है।
ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहली बात तो ये बताओ आप। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, आपने सुना होगा, घरेलू नुस्खे के बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेदा, योगा के बारे में सुना होगा। तो ये सब जो आयुर्वेदा है, मेडिटेशन है, या फिर जो आपके नेचुरल ट्रीटमेंट है जो किए जाते हैं, कुछ जड़ी बूटी की ही बात कर लो, तो ये सब आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। इसके अंतर्गत वेरियस हेल्थ प्रैक्टिसेस या फिर अप्रोचेज या फिर नॉलेज या फिर बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं, जिसके तहत कोई अगर प्लांट से उससे कुछ बीमारी अगर ठीक होती है तो उसका उपयोग किया जाता है, या फिर स्पिरिचुअल थेरेपीज भी वन ऑफ द कंपोनेंट है। यानी कि बहुत सारा स्ट्रेस अगर है तो फिर बोला जाता है कि ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। ये सब आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन में आ जाते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द इलनेस या फिर मेंटेनिंग द वेल बीइंग। और एक बात और, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब उसको हम माइंड के लेवल पर लेने लगते हैं तो अभी जाके स्ट्रेस बनता है। अगर हम माइंड के लेवल पर उसने पहुंचने ही ना दे तो फिर वो स्ट्रेस का कारण बनेगी नहीं। और इसका बेस्ट तरीका है टू अवॉइड ऑल दीज, वो है आपका या तो आप योगा कर लो या तो आप ध्यान कर लो, है ना। तो डेली बेसिस पे आप 5 मिनट 10 मिनट भी अगर ध्यान करते हो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग भी आपका स्ट्रांग रहेगा। बिकॉज जब आपका मेंटल वेलबींग स्ट्रांग रहता है तो फिजिकल वेलबींग भी स्ट्रांग होगा, एंड फिजिकल वेलबींग अगर ठीक है तो मेंटल वेलबींग भी ठीक होगा। तो दोनों हो जाती है। योगा पर भी आप फोकस कर सकते हो, ध्यान पर भी फोकस कर सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट इज बेसिकली हमारे जहन में ही है, लेकिन हम लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते। ये सब इंडिया से ही ओरिजिन हुए हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं भूल गए, एंड दैट्स वाई बहुत सारी जो मेंटल लेवल स्ट्रेस है हम लोग इसके शिकार बन जाते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, कुछ समय तो जरूर निकालो फॉर दीज। एंड इसके तहत बेसिकली आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो आपका टोटल आयुष कंपोनेंट है ना, ये सब आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन में आ जाते हैं, एज वेल एज सोवा रिगपा। तो आयुष स्टैंड्स फॉर व्हाट? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, है ना। तो ये सब आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन के एग्जाम्पल्स ही हैं, एज वेल एज सोवा रिगपा। तो सोवा रिगपा एक नया, एक अलग सा कीवर्ड लग रहा है, तो सोवा रिगपा अगर आएगा तो ध्यान रखना है आपको, इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। अब आते हैं बेसिक कंटेक्स्ट पर कि बेनिफिट्स क्या होंगे इस सेंटर के। तो पहली बात तो ये जो आपका आयुष ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, इसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया जाएगा। अभी क्या होता है, इंडिया में ही ये आपका जनरली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये सब जो ट्रीटमेंट है इंडिया में ही प्रीफर किए जाते हैं। अब इसको ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए ये सेंटर काम कर सकता है, एज वेल एज लीडरशिप प्रोवाइड करेगा ये सेंटर ग्लोबल हेल्थ मैटर्स के ऊपर पर्टेनिंग टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना। कि लेट्स से कि ट्रेडिशनल मेडिसिन से अगर कोई बीमारी ठीक होती है, लेट्स से कैंसर, तो फिर ये जो सेंटर है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने का काम करेगा। एंड टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, एसेसिबिलिटी एंड रेशनल यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। बिकॉज आपको ही पता है ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भले ही इनके जो अहमियत है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी भी होना जरूरी है, एफिकेसी भी होना जरूरी है, एंड एसेसिबिलिटी भी होनी जरूरी है। तो इन सब पर फोकस करेगा ये सेंटर, एंड टू डेवलप नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस इन द रेलेवेंट टेक्निकल एरियाज, सो दैट डाटा को कलेक्ट किया जा सके फॉर एनालिटिक्स, एंड जो इम्पैक्ट होगा इन सारे मेडिसिन का उसको और अच्छे से एसेस किया जा सके। बिकॉज जब तक हम इम्पैक्ट एसेस नहीं करेंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगी इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के एफिकेसी के बारे में। दैट्स वाई वेरियस ट्रायल्स किए जाते हैं मेडिसिन के, ड्रग्स के, सो दैट ये बेनिफिट है या नहीं है उसका पता लगाया जा सके। एंड नेक्स्ट इज योर टू डेवलप अ स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये सब तो है ही, चलो ठीक है, इन द एरियाज ऑफ रेलेवेंस एंड कंडक्टिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये आपके नेक्स्ट बेनिफिट है। अन्य क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट द ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो ये आप जब भी मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे तो जरूर लिखना आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वी हैव द स्कीम फॉर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स, वी हैव द योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जिसको एस्टेब्लिश किया गया है टू ब्रिंग कॉपरेशन, क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, नॉलेज टू बास्ट द योगा,
एंड वी हैव द आयुष इंफॉर्मेशन सेल, और ये जो आयुष इंफॉर्मेशन सेल है ना 31 देशों में इस्टेब्लिश की गई हैं, और इसके तहत जो करेक्ट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आयुष सिस्टम उसको डिसेमिनेट किया जाए, उसको स्प्रेड किया जाए। ऐसे क्या होता है, बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नुस्खे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर फॉरवर्ड होते रहते हैं जिसका कोई एफिकेसी नहीं रहता, और इसके कारण एक निगेटिव साइकोलॉजी बन जाती है लोगों में टुवर्ड द आयुष मेडिसिन। तो वो साइकोलॉजी को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाएगा तभी जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया। और हाँ, एक और है वाई ब्रेक, योगा ब्रेक ऐप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च की गई थी। बेसिकली इसके तहत क्या होता है, जब भी आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो भाई साहब 5 मिनट का ब्रेक करके योगा कर लो, तो ये होता है आपका वाई ब्रेक ऐप। ठीक है, तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया आइज अल्टरनेटिव मार्केट फॉर टी एक्सपोर्ट। तो आप देख लो, मैंने लगभग 10 आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं रशिया यूक्रेन वॉर और उसके इम्पैक्ट और उसका जो इम्पैक्ट इंडिया पर हो रहा है। और मैंने एक अम्ब्रेला कीवर्ड भी बनाया था रशिया यूक्रेन इम्पैक्ट का, कि भाई साहब क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो आपको ही पता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट हो रही है, जो आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो आपका फ्लक्चुएट हो रही हैं, और जो आपका इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स, जैसे आपके नियोन हो गए, पैलेडियम हो गए, है ना, वो सब का जो सप्लाई चैन है वो भी प्रभावित हो रहा है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दैट सप्लाइड बाय द रशियन यूक्रेन। एंड ग्लोबल लेवल पर जो पीस एंड स्टेबिलिटी है वो तो डिस्टर्ब हो ही रही है, ये बात भी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया रशिया से अच्छा खासा कंपोनेंट डिफेंस का इंपोर्ट करता है, और अगर सैंक्शन लगाई जाती है रशिया के ऊपर तो फिर डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्यूर करना फ्रॉम रशिया वो हो सकता है टेढ़ा हो जाए, यानी कि उसको एसेस करना दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हो इंडिया अच्छा खासा टी भी एक्सपोर्ट करता था रशिया को, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज वॉर कहीं ना कहीं जो मार्केट है इंडिया की फॉर द टी इन रशिया उस पर भी असर पड़ रहा है। तो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, टी मार्केट, टी एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है भारत का, और टी के मामले में भारत तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, और यूं कहे तो सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। दैट्स वाई एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, फॉरेक्स रिजर्व का, तो ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो रशिया और यूक्रेन का मैप आप जरूर देख लेना, और 2-3 लोकेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आई थी, कीव है और भी 2-3 है, उन सब के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में। सो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो आर्टिकल नंबर 3 विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो इंडिया अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढ रहा है टी के लिए, जैसे इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएस, जापान, ट्यूनीशिया, इन द व्यू ऑफ रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। अब ये क्यों बात तो करते हैं कि आखिरकार क्यों, बिकॉज रशिया अलोन 20% जो टोटल टी एक्सपोर्ट भारत करता है उसको इंपोर्ट करता था, यानी कि अगर 100% टी एक्सपोर्ट भारत करता था तो 20% जो है कौन इंपोर्ट करता था, इसे रशिया करता था। तो जाहिर सी बात है इस वॉर के कारण जो इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब हुई है, और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हुआ है, मार्केट एसेसिबिलिटी टूवर्ड्स रशिया वो प्रभावित हुई है। एंड एक और बात, जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थे, और याद रखना है इट इज़ नॉट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इट इज़ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तो इसको 1991 में बनाया गया था, जब आपका यूएसएसआर का या फिर फॉर्मर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तब इसे बनाया गया था। और इसमें फिलहाल 12 मेंबर्स है, ये जरूर याद रखना है, और मेंबर्स के नाम याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, याद रखना है इट इज़ नॉट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में तो आई थिंक कि 57 कंट्रीज आते हैं, और ये जो आपके फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थे वो सब देश जो है शामिल रहते हैं जनरली कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में। लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आपका 12 मेंबर्स है, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, ये सब आप देख सकते हो, ये सब जो डिसइंटीग्रेटेड हैं, जो डिसइंटीग्रेट हुए थे आफ्टर यूएसएसआर, वही सब मेंबर इसमें है। जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सब इसमें आ जाता है, इवन रशिया तो होगा ही होगा। ठीक है, एंड तो
इसे डिस्कस करने के बाद अगर हम बात करते हैं टी प्रोडक्शन स्टेटस के बारे में, तो 2019 के डाटा के अनुसार चले तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर रहा है पूरे विश्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। फर्स्ट कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इंडिया में वाइड वैरायटी ऑफ टीज ग्रो होती हैं। CTC टी हो गई, ऑर्थोडॉक्स टी हो गई, ग्रीन टी हो गई, ऑर्गेनिक टी हो गई। जनरली ये जो टी गार्डन्स है वो आपको असम हो गया या फिर आपका सिक्किम हो गया, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है। एंड याद रखना है टी प्रोडक्शन के रेगुलेशन से या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए वी हैव द टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टेटूटरी बॉडी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेटूटरी बॉडी है। इसे सेटअप किया गया था टी एक्ट 1953 के अंतर्गत। एंड ये आपका डेवलपमेंटल रेगुलेटरी फंक्शंस, डायरेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। और ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द प्रीलिम्स। क्लाइमेटिक कंडीशन टी कल्टिवेशन के लिए क्या है, तो टेम्परेचर आपको बिटवीन 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस का चाहिए फॉर द आइडियल टी कल्टिवेशन। एंड लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो आपका 16 डिग्री होगा। इससे नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो फिर जो ग्रोथ ऑफ टी है वो फेवरेबल नहीं होगा। तो लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ टी इज 16 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल आप देख सकते हो 150 to 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए टी कल्टिवेशन के लिए। सॉइल की बात करें तो जाहिर सी बात है माउंटेनियस सॉइल बट फर्टाइल इन नेचर अलॉन्ग विथ रिच इन ह्यूमस होना चाहिए। तो क्या हो गया, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, माउंटेनियस फर्टिलाइज सॉइल हो जाना चाहिए। और ये जो सॉइल है उसमें आपका आयरन और लाइम की रिचनेस होनी चाहिए, है ना। तो आयरन की डेफिशिएंट होगी तो फिर वो सॉइल कहीं ना कहीं फेवर नहीं होगा टी कल्टिवेशन के लिए। तो लाइम और आयरन, लाइम इज योर लाइमस्टोन, कैल्शियम रिच सॉइल कहते हैं उसको, लाइमस्टोन को। एंड लैंड की बात करें तो टी कल्टिवेशन के लिए आपका वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल, वेल ड्रेन्ड लैंड चाहिए। बिकॉज अगर वाटर का स्टेग्नेशन होता है तो फिर वो खतरे की बात होगी टी प्लांट्स के लिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो टी कल्टिवेशन है जनरली आपका स्लोपी एरियाज में कल्टिवेट किए जाते हैं, सो दैट अगर वाटर आ भी जाए तो एक जगह पर वो स्टेगनेट ना हो, स्थिर ना रहे, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय द फसल या फिर क्रॉप कह लो इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, इसे हमने डिस्कस किया और तो कुछ इस पर डिस्कस करने की बात नहीं है। हाँ, एक बात और कि मैंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में कुछ आर्टिकल्स निकाले थे। देख सकते हो ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन, मैंडेटरी नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही है, वॉलेंट्री है। और मैंने 57 गलती से बता दिया था, 54 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज है इसमें। और फिर आप देख सकते हो ये जो है आपका कॉमनवेल्थ चार्टर भी है, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स, वैल्यूज जो कॉमनवेल्थ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की है उसके बारे में ये बताता है। एंड एक बात और जरूर याद रखना है, आज जो है वो आज के समय में कोई भी देश ज्वाइन कर सकता है कॉमनवेल्थ को। ये देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, एनी कंट्री कैन ज्वाइन इन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ। एंड जो लास्ट कंट्री है जिसने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था वो रवांडा है, 2009 में ज्वाइन किया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है। तो ये बातें हो गई। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनवाइट्स फाइनल कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर सेटिंग अप नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन सेटअप करने का प्लान कर रही है और इसके लिए कुछ सजेशंस मांगे हैं। तो सजेशंस में क्या बातें कही जाएंगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन की, तो इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टूरिज्म है, अब टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है भारत के जीडीपी ग्रोथ में या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब टूरिज्म को जब हम डिजिटाइजेशन से जोड़ देते हैं तो पोटेंशियल और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि डिजिटल सर्विसेज जैसे फॉर एग्जांपल किसी लोकेशन के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दिया है, बेहतर पिक्चर दी गई हैं, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा टूरिस्ट के लिए टू गो देयर, टू विजिट देयर। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटाइजेशन इन द टूरिज्म सेक्टर। तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, उससे हम डिस्कस करेंगे विद द सिलेबस। तो चलिए सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 4, हाँ, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत आ जाएगी। टूरिज्म एक सेक्टर आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स गठित किया गया था फॉर NDTM यानी कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन के लिए, सो दैट डिफाइन किया जा सके जो भी स्कोप होगा, फंक्शंस होगा NDTM का,
वो डिटरमाइन किया जा सके, डिफाइन किया जा सके। तो ये जो आपका NDTM है यानी कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटल दुनिया है, उसका जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जा सके टूरिज्म सेक्टर में। मैंने आपको बताया कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसकी, और कैसे हार्नेस किया जाएगा, तो जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज उन सब को फैसिलिटेट करवाकर इन द टूरिज्म सेक्टर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्लानिंग करता है कि भाई साहब हमको यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जाना है, उसके लिए क्या होगा? एक तो आपका प्रॉपर जानकारी उस प्लेस की होनी चाहिए, और उसकी जो कहते हैं उसकी जो क्वालिटी है, या फिर यूं कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस है, वो पता होगी, तभी तो व्यक्ति अट्रैक्ट होगा फॉर गोइंग टू दैट प्लेस। और जब डिजिटाइजेशन हम जोड़ देते हैं टूरिज्म सेक्टर में, तो वो सब जानकारी आराम से हमें मिल जाती हैं। तो ये बातें, और इसका विजन क्या है, तो देख सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन गैप है among the different stakeholders of tourism ecosystem, उस इंफॉर्मेशन गैप को खत्म करना है। कैसे? तो इंफॉर्मेशन गैप को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक द लीड ऑफ डिजिटल हाईवे, यानी कि डिजिटाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें टूरिज्म सेक्टर की क्या स्थिति है, स्टेटस है, और टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो बाय 2028 इंडिया का जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो आपका लगभग $50.9 बिलियन अर्न करके देगा। 1-2 रुपये नहीं है, ये $50.9 बिलियन है। और आपको पता है इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड वैल्यू कितनी है? अप्रोक्स 11 या $12 बिलियन का। और बाय 2028 टूरिज्म सेक्टर आपको कितना देने की बात कर रहा है? $50.9 बिलियन। तो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है। 2018 में अकेले ही इसने $28.9 बिलियन प्रोवाइड किया था, है ना? तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और आप देख सकते हो इंडिया वाज ग्लोबली द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट की गई है उस टर्म्स में अगर हम बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट रहा है ग्लोबल लेवल पर। और आप देख सकते हो 2018 में $14.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, विच अकाउंट्स फॉर 5.9% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, पोटेंशियल सेक्टर है। अब डिपेंड करता है कि कितनी आगे इस सेक्टर को डेवलप किया जाता है, कितनी तेज़ी से इसे डेवलप किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो देश आप देखते हैं, इवन सिंगापुर या फिर आपका दुबई, वो सब टूरिज्म के लिए कितने ज़्यादा फेमस है। इंडिया कैन बिकम सच सेंटर, पोटेंशियलिटी तो बहुत ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें स्टेप्स जो ली गई हैं टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, तो वी हैव द नेशनल ग्रीन टूरिज्म मिशन टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म सेक्टर, एंड वी हैव द नेशनल मिशन ऑन टूरिज्म MSME, जिसके तहत स्टार्टअप्स हैं, MSME जो उसको फैसिलिटेट किया जा सके। And we have the Swadesh Darshan scheme, and we have the national mission on pilgrimage, rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive। इसके तहत बेसिकली जो भी आपके पिलग्रिमेज सेंटर्स है उनको प्रॉपर डेवलप किया जाएगा, सो दैट टूरिस्ट आकर्षित हो सके, टूरिस्ट की जो संतुष्टि है वो बढ़ सके कि भाई साहब हाँ हम गए थे, मज़ा आ गया। एंड वी हैव द पर्यटन पर्व, तो पर्यटन पर्व ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सो दैट इंडियंस को इनकरेज किया जा सके कि वो खुद टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी भारत में लोकेटेड है वहाँ जाए। जनरली क्या होता है, बाहर जाने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इंडिया में इतने सारे लोकेशंस है अगर देखा जाए तो, कि बाहर जाने से पहले एक बार जरूर इंडिया का पूरा दर्शन हो सकता है। तो वी हैव द पर्यटन पर्व टू इनकरेज इंडियंस टू विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें, देख सकते हो चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा, तो फॉर्मलाइजेशन की कमी है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत तो ये आती है जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो फिर पैसे एक्सचेंज करो, करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होते रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये हो गया आपका लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, या फिर कंप्लायंस ओवरहेड, यानी कि कुछ ज़्यादा ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क का पालन करना पड़ता है। सिंगल विंडो नहीं है कि जहाँ पर सारे क्लियरेंस जो है मिल सके, है ना। वेरिड रोड टैक्स है, लेबर कंप्लायंसेस है, लाइसेंसेस, ये सब है आपके। एंड अनस्टेडी फ्लो, सीजनल डिपेंडेंस होता है। कुछ सीजन में आप देखोगे कि ये जो आपका टूरिज्म है काफ़ी ज़्यादा
ग्रोथ में है। कुछ सीजन में देखोगे तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। इवन लॉकडाउन की स्थिति या फिर कोविड पैंडेमिक की स्थिति ने टूरिज्म को तो पूरा बैठा ही दिया था। सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी, जैसे डिजिटाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करना ही होगा, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं लेट्स से आजकल डिजिटल माध्यम से, उसमें सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड वी हैव द एम्प्लॉयबल मैन पावर, यानी कि जो प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए जो गाइड कर सके टूरिस्ट सबको। कहीं ना कहीं उसमें भी कमी देखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी की कमी है, स्किल्स की कमी है। ट्रांसपोर्ट तो होना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, तभी जाके आपका टूरिज्म वेल डेवलप होगा, है ना। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं तो विजिटर्स पहुंचेंगे कैसे पार्टिकुलर लोकेशन पर, तो ये बातें हो जाती है। तो इसे डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, माइनिंग ऑफ न्यू मिनरल्स ओपनड अप टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो नए मिनरल्स की माइनिंग को ओपन कर दिया गया है सो दैट इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम किया जा सके। बिकॉज ये जो आपका न्यू मिनरल्स है जिसको अभी माइनिंग के लिए ओपन किया गया है, पहले क्या होता था, इंपोर्ट किए जाते थे। तो इंपोर्ट किए जाते थे तो फॉरेक्स एक्सचेंज से हमारा पैसा खर्च होता था क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ जाती थी। तो अब क्या होगा, अगर डोमेस्टिक माइनिंग को प्रमोट किया जाएगा इन मिनरल्स के लिए तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट बिल आपका कम हो सकेगा। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लेकर आया था कि भाई साहब अमेंडमेंट करो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को, सो दैट जो रॉयल्टी रेट है वो फिक्स किया जा सके अगर सर्टेन मिनरल्स का माइनिंग होता है। तो सर्टेन मिनरल्स में क्या आ जा रहे हैं, ग्लाकोनाइट हो गए, पोटास हो गए, इमरोलैड हो गए, प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स हो गए, एंडलुसाइट हो गए, सिलिमेनाइट हो गए या फिर मॉलिब्डेनम हो गए। और ये जो आपका ग्लाकोनाइट है, पोटास है, इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। और जो प्लेटिनियम ग्रुप ऑफ मेटल्स है एंड एंडेलुसाइट है, मॉलिब्डेनम है, ये हाई वैल्यू मिनरल्स है, इसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। बेनिफिट क्या होगा अमेंडमेंट का, तो जाहिर सी बात है जो इम्पोर्ट है इन मिनरल्स की वो कम हो सकेगी बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका फैसिलिटेटेड होगा। साथ ही साथ अब इंपोर्ट करते थे तो पैसे खर्च होते थे, तो पैसे खर्च होते थे तो कहाँ से खर्च होते थे, फॉरेक्स रिजर्व से पैसे जाते थे बाहर। तो अभी क्या होगा, जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रमोट होगा तो फिर फॉरेक्स रिजर्व में जो हमारे पैसे वो बचेंगे, ठीक है, इम्पोर्ट बिल घटेगा। एंड ये जो ओपन की गई है इसके कारण अब क्या होगा, इन मिनरल ब्लॉक्स का ऑक्शन होगा पहली बार भारत में, और इससे माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, है ना। अब ऑक्शन होगा, कोई तो खरीदेगा, अब खरीदेगा तो जाहिर सी बात है फिर इसका एक्सप्लोरेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करेगा, तो बहुत सारे स्कोप निकल आते हैं। एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स फॉर द डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, ये सब तो बात है ही है। एंड इससे पहले MMDR एक्ट को 2015 में अमेंड किया गया था सो दैट एक नया रिजीम लाया जाए मिनरल कंसेशंस को ग्रांट करने का, और बाद में इसको फिर 2021 में भी अमेंड किया गया टू गिव मेजर बूस्ट टू ऑक्शन ऑफ द मिनरल ब्लॉक। एंड याद रखना आपको, ये जो रॉयल्टी है, जो अभी हमने रॉयल्टी की बात करी है ना, रॉयल्टी की बात आज भी जो हमने करी, ये टैक्स नहीं है, ठीक है, ये रेंट है जो लैंड पर दिए जाएंगे ऑन विच द माइन इज सिचुएटेड। जैसे होता है ना कि भाई साहब आप मेरे कंटेंट का इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, उसी प्रकार से याद रखना इट इज नॉट ए टैक्स। तो रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, ये एक प्रकार से रेंट है जो देना पड़ेगा उस लैंड के ऊपर जिस पर माइन सिचुएटेड है, और जाहिर सी बात है माइनिंग होगी तो फिर रॉयल्टी देना पड़ेगा, या फिर प्राइसेस ऑफ द प्रिविलेज ऑफ विनिंग मिनरल्स फ्रॉम द लैंड पार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो सिंपल है आपका, ऐसा कोई बात है नहीं इसमें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया ऑल द 5 आर्टिकल, होप यू अंडरस्टूड बेटर। एंड अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दैट, एंड प्लीज़ आप इसको स्प्रेड कर सकते हो टू मोर एंड मोर कलीग्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।